बच्चों नदी वेदिकाएं या रिवर टेरेस ये किस प्रकार से होती है कि नदी की घाटी के दोनों ओर सोपानों कार वेदिकाएं मिलती है जो नदी के प्रारंभिक बाढ़ के मैदान के अवशिष्ट चिन्ह होती है। यहाँ पर चित्र द्वारा भी स्पष्ट रूप से हमें पता चल रहा है बच्चों कि पहले यहाँ पर इस तरीके की चौड़ी, फिर ये इस तरीके की अलग अलग प्रकार के यहाँ पर नदी वेदिकाएं सीढ़ी नुमा आकृति में हमें दिखाई दे रही है। ये युग्मित भी हो सकती है जैसे कि ऊपर वाले चित्र में है, या फिर अयुग्मित भी हो सकती है। तो दोनों प्रकार से यदि समानांतर रूप से यह है तो ये युग्मित वेदिकाएं कहलाएगी, लेकिन यदि बच्चों ये समानांतर नहीं है, अलग अलग तरीके से है, तो अयुग्मित वेदिकाएं कहलाएगी। तो एक प्रकार इसमें नदी वेदिकाएं भी होती है नदी निर्मित स्थल रूपों में, ठीक है। लेकिन यहां पर बच्चों यह जो नदी वेदिकाएं जो होती है वे बाढ़ के मैदान के अवशिष्ट चिन्ह भी होती है। अर्थात पूर्व समय में, पहले के समय में यदि कोई बाढ़ आई थी या फिर उसके बाढ़ का मैदान का अवशिष्ट था, वो भी इसके द्वारा हम स्पष्ट रूप से देख सकते हैं कि किस तरीके से पूर्व काल में या पूर्व समय में बाढ़ का मैदान किस प्रकार से था और वर्तमान समय में इसकी स्थिति किस प्रकार की है, यह नदी वेदिकाओं से पता चल जाता है। इसके पश्चात है बच्चों संप्राय मैदान या पेनी प्लेन। संप्राय मैदान या पेनी प्लेन बच्चों सामान्य रूप में इसको इस तरीके से भी कह सकते हैं कि नदी अपरदन द्वारा जो भूदृश्य होता है, आखिर में जो भूदृश्य दिखाई देता है वो संप्राय मैदान या पेनी प्लेन के रूप में हमें दृश्यमान होता है। जब नदी बच्चों नदी विभिन्न ऊंचाइयों को पार करते हुए समुद्र में मिल जाती है, तो एक समय के पश्चात सतह की असमानता, जो ये पर्वत, पहाड़, मैदान और ये निचले खड्ड है, ये इन सतह की असमानताओं को एक समय के पश्चात जब दूर कर देती है बच्चों, तो लगभग संप्राय मैदान जैसी स्थिति आ जाती है। मैदान होता है लेकिन बच्चों इसमें कहीं कहीं कठोर चट्टानों के अवशेष भी रह जाते हैं जिसे मोनाड नोक भी कहते हैं, ठीक है। तो पहले इस प्रकार की स्थिति थी और उसके पश्चात ये संप्राय मैदान की स्थिति इस प्रकार से हो जाती है। यहाँ इस हिस्से को काट करके जो नदी इस हिस्से को, ऊपरी हिस्से को काट करके निचले हिस्सों में जमा कर देती है, तो वही अपर्दन और निक्षेपण दोनों का मिला जुला जो रूप होगा अंत समय में, आखिर समय में नदी संप्राय मैदान या पेनी प्लेन का निर्माण करेगी। लेकिन कहीं कहीं पर इस पेनी प्लेन में कहीं कहीं पर कुछ अवरोधी चट्टानें पाई जाती है जिनका अपर्दन नहीं हो पाता, तो उन्हें हम मोनैड नोक कहते हैं। लेकिन भूदृश्य जो पूरी तरीके से दिखाई देता है वो भूदृश्य किस तरीके से होता है, लगभग समतल होता है, ठीक है बच्चों। नदी अपर्दन द्वारा अंतिम अवस्था में क्षैतिज अपर्दन द्वारा सतह की असमानताएं दूर हो जाती है। इस समय क्षैतिज अपर्दन तथा निक्षेप दोनों मिलाकर संप्राय मैदान का निर्माण करते हैं। यत्र तत्र अवरोधी चट्टानों के अवशेष दिखाई देते हैं जिन्हें मोनाड नोक कहते हैं। तो हमारे सामने दो प्रकार के प्रश्न बच सकते हैं बच्चों कि संप्राय मैदान किसे कहते हैं और दूसरा मोनाड नोक किसे कहते हैं। तो दोनों प्रकार के उत्तर हमारे सामने दिए हुए हैं। ये क्षैतिज जो अपर्दन और निक्षेप के द्वारा, यहाँ पर ये क्षेत्र अपर्दन हुआ, ठीक है, और ये क्षेत्र निक्षेपित हुआ, तो अल्टीमेटली आखिर में जाकर के ये लगभग संप्राय मैदान जैसी अवस्थाएं दिखाई देती है और कहीं कहीं इसमें मोनाड नोक जैसी चीजें भी हमें दिखाई देती है। और ये बिल्कुल आखिरी अंतिम अवस्था में हमें दिखाई देता है, नदी चक्र की बिल्कुल अंतिम अवस्था। अब बच्चों हम देखेंगे निक्षेपित स्थल रूप। नदी निर्मित जो स्थलाकृतियां है, नदियों के द्वारा जो निर्मित स्थल रूप है, उसमें निक्षेपित स्थल रूप कौन कौन से हो सकते हैं। इसमें पहला है बच्चों जलोढ़ पंख। जलोढ़ पंख जब नदी उच्च स्थलों से बहती हुई गिरिपद या मंद ढाल के मैदानों में प्रवेश करती है तो जलोढ़ पंख का निर्माण होता है। यहां पर चित्र के द्वारा भी हम देख सकते हैं बच्चों कि नदी किस प्रकार से ऊपर से निकली और इन पर्वतों से निकल करके यहां पर एक जलोढ़ पंख या जलोढ़ शंकु का निर्माण करती है। यहां पर स्पष्ट रूप से हमें
पता चल रहा है। लेकिन ये बच्चों ये उच्च स्थलों से, पर्वतीय क्षेत्रों से निकलती है, उसके पश्चात नीचे जहां पर आती है वहां पर इसका निर्माण होता है। नदियां अधिक बोझ के साथ जब पर्वतीय ढाल के सहारे नीचे उतरकर समतल भाग में प्रवेश करती है तो उनके वेग में अचानक कमी आ जाती है। इस कारण चट्टानों के बड़े बड़े टुकड़ों से लेकर बारीक टुकड़े पर्वतीय ढाल के आधार पर गिरिपथ के पास जमा हो जाते हैं, क्योंकि नदी की परिवहन शक्ति में कमियां हो जाने के कारण इन पदार्थों का परिवहन नहीं किया जा सकता। परिणाम स्वरूप पर्वतीय ढाल के आधार तल के पास अर्धवृत्ताकार रूप में पदार्थों का निक्षेपण हो जाता है, जिसे जलोढ़ पंख कहते हैं। यहां पर किस कारण से होता है? जब ऊपर से नदी आती है, मैंने पिछली क्लास में बच्चों बताया था कि नदी निर्मित जो स्थलाकृति है उसमें मुख्य जो कारक होगा वो होगा वहां के ढाल का, अर्थात उस क्षेत्र की ढाल किस प्रकार है। यदि तेज गति से ऊपर से नदी आ रही है और अचानक से यहां नीचे आने के बाद अचानक से बच्चों उसकी ढाल में कमी आ जाती है तो वेग में भी कमी आ जाएगी, और वेग में जब कमी आ जाती है तो ऊपर से लाए हुए जो मलबा है, ऊपर से लाए हुआ जो मलबा है वो यहां पर इकट्ठा हो जाता है। इस कारण से यहां पर जलोढ़ पंख का निर्माण होता है। ठीक है बच्चों, अगला है डेल्टा। बच्चों जलोढ़ पंख कहां पर होता है? पर्वतीय क्षेत्रों से नीचे आने पर जब समतल मैदान में नदी आती है तो वहां पर जलोढ़ पंख का निर्माण होता है। इसके विपरीत डेल्टा का निर्माण जब नदी के अंतिम, हम जानते हैं बच्चों कि पर्वतों के निकलने के पश्चात नदी समुद्रों में मिल जाती है, आखिर में जाकर के जहां समुद्र में मिल रही होती है उस स्थान पर नदी डेल्टा का निर्माण करती है और अपने पीछे से लाए हुए जितने भी गाद है, जितना भी मलबा है वो वहां पर डाल देती है। ठीक है, तो नदी द्वारा निर्मित रचनात्मक स्थल रूपों में डेल्टा का सर्वाधिक महत्व है। प्रत्येक नदी जब सागर या झील में गिरती है तो उसके प्रवाह में अवरोध एवं वेग में कमी के कारण नदी के मलबा का निक्षेप होने लगता है, जिससे एक विशेष प्रकार के स्थल रूप का निर्माण होता है। इसे डेल्टा कहते हैं। और डेल्टा जैसे कि हम जानते हैं डेल्टा इस आकृति का होता है और इसी आकृति का डेल्टा यहां पर निर्मित होता है नदी के द्वारा। इस चित्र में हम देख सकते हैं कि यहां पर ये जल राशि है और जल राशि में विभिन्न प्रकार के वितरिकाओं के द्वारा नदी से जब वितरिकाएं निकलती है तो यहां पर निकलती है, तो और ये पूरा जो क्षेत्र है ये डेल्टा का क्षेत्र निर्मित हो जाता है। भारत में भी देखें तो बच्चों गंगा ब्रह्मपुत्र का जो डेल्टा है काफी विशाल बड़ी मात्रा में है और पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश में बहुत बड़ी तादाद में इसका क्षेत्रफल हमें दिखाई देता है। ठीक है, तो डेल्टा एक प्रमुख स्थलाकृति है नदियों के द्वारा। इसके बाद है बच्चों तटबंध। नदी के दोनों किनारों पर मिट्टियों के जमाव द्वारा बने लंबे लंबे बंधों को, जो कि कम ऊंचाई वाले कटक के समान होते हैं, तटबंध कहलाते हैं। ये प्रत्येक नदी में सदैव नहीं मिलती, कुछ नदियों में ही मिलते हैं और कुछ समय के लिए ही मिलते हैं, ये भी हो सकता है। नदी के दोनों किनारों पर जैसे कि यहाँ पर है या यहाँ पर है, इन पर एक लंबे लंबे बंधों की तरह काफी ऊंचाई पर यहाँ पर कटक के समान, ठीक है, ऊंचाई वाले कटक के समान नदी के दोनों ओर जब बन जाते हैं उसे तटबंध कहते हैं। ये यहां पर सभी नदियों में नहीं मिलता, कुछ ही नदियों में मिलता है, स्पष्ट रूप से हमें दिखाई देते हैं। नेक्स्ट है बाढ़ का मैदान। बच्चों जब नदी पाशर अपर्दन करती है, हम जानते हैं कि नदी लंबवत अपर्दन भी करती है, साथ में पाशर अपर्दन भी करती है। तो पाशर अपर्दन करने के साथ अपने बाढ़ का पानी अर्थात अपना जल नदी चारों ओर फैला देती है और उस फैलाने के कारण जो महीन कण होते हैं, नदी के द्वारा जो महीन कण लाए जाते हैं वो उस समतल भूमि पर फैला दिए जाते हैं, जिससे बाढ़ के मैदान का निर्माण होता है और ये काफी उपजाऊ भी होता है। ठीक है, नदी के साथ का समतल भूक्षेत्र जहां नदी में जल स्तर बढ़ने पर नियमित रूप से पानी भर जाता है। जब बाढ़ आने पर पानी तटों पर फैलता है तो बारीक पदार्थ जैसे रेत, चीका, मिट्टी और गाद आदि तल पर जमा हो जाते हैं। बाढ़ के मैदान जो डेल्टाओं में बने होते हैं डेल्टा मैदान कहते हैं।
बाढ़ के मैदान जो बच्चों डेल्टा क्षेत्र में बने होते हैं उसे डेल्टा मैदान कहते हैं। और ये जो बाढ़ के मैदान हैं ये काफ़ी उपजाऊ होते हैं, मिट्टी इनकी काफ़ी अच्छी होती है और अच्छी मात्रा में यहाँ पर कृषि की जा सकती है। ठीक है, क्योंकि हर साल मिट्टी यहाँ पर नई लाई जाती है और उनके साथ में नई मिट्टी के साथ में ही पोषक पदार्थ भी लाए जाते हैं जो कि कृषि के लिए बहुत ज़्यादा अच्छे माने जाते हैं। ठीक है बच्चों, इसके बाद नेक्स्ट है हमारा विसर्पी रोधिका। नदी रोधिकाएं या विसर्पी रोधिकाएं बड़ी नदी विसर्पों के अवतल ढालों पर पाई जाती है और ये रोधिकाएं प्रवाहित जल द्वारा लाए गए तल छट्टों के नदी किनारों पर निक्षेपण के कारण बनती है। यहां पर चित्र में हम देख सकते हैं कि किस प्रकार से यह नदी इस तरीके से घूमती हुई विसर्पित आकृति में घूम रही है। यहां पर हम देख सकते हैं कि यहां पर ये इन स्थानों पर जहां से घूम रही है, हमने इसे विसर्प या मियांडर का नाम दिया था। इन क्षेत्रों में यह जमाव इकट्ठा करती है। ठीक है, कहां से लाई? ऊपर से लाई हुई जो जमाव थी वो वहां पर इकट्ठा करती है और इकट्ठा करने के पश्चात इसे क्या कहते हैं? विसर्पी रोधिका। यहां पर यह भी देखने को मिलता है कि जब ये घुमाव, हमने बताया था बच्चों की, जब ये घुमाव होने के पश्चात जब ये नदी सीधी निकल जाती है तो यहां पर जो झील का निर्माण हुआ उसे गोखुर झील या छाड़न झील का नाम हमने दिया। तो गोखुर झील या छाड़न झील यहां पर निर्मित हुई। इसी प्रकार से जो यहां पर जो तट होगा वो स्कंद ढाल तट होगा। ठीक है बच्चों, इस विसर्पी रोधिका का निर्माण हमने यहां पर देखा। तो विसर्पी रोधिका कहां होगी? उस स्थान पर होगी जहां पर नदी मियांडर बना रही है और मियांडर अर्थात विसर्प बना रही है और उसके अवतल ढालों पर यह पाई जाती है। यहां पर एक ऐसा है अवतल ढाल है और अवतल ढालों पर यह ऊपर से लाई हुई जो मलबा है, ठीक है, जो गाद है, वो यहां पर इकट्ठा करती रहती है जिससे कि ये और ज्यादा मियांडर या और ज्यादा विसर्पित होती जाती है। लगातार रूप से जब ये मलबा इकट्ठा होता जाता रहता है बच्चों, लगातार रूप से जब इकट्ठा होता जाता है तो ये नदी और भी ज्यादा विसर्पित होती जाती है। और ज्यादा विसर्पित होने की अवस्था में जब ये नदी और ज्यादा विसर्पित हुई बच्चों तो फिर एक समय वो सीधी चली जाती है और सीधी जाने के पश्चात जैसे कि माना कि यहां से और ज्यादा हुई फिर इसके बाद ये सीधी आ जाएगी और यहां पर छाड़न या गोखुर झीलों का निर्माण हो जाएगा, जैसे कि हमने यहां पर इस स्थान पर देखा था। तो यह भी विसर्पी जो रोधिका है यह भी निक्षेपात्मक स्थलाकृति होगी, नदी के द्वारा निर्मित। इसके पश्चात देखते हैं बच्चों गोखुर झील। गोखुर झील, जैसे कि मैंने अभी बताया कि गोखुर झील में जो विसर्प होते हैं, विसर्प जब बनने के पश्चात नदी सीधी चली जाती है विसर्प को छोड़ करके, तो उसमें विसर्पित क्षेत्रों में जैसे कि हमने यहां पर ये देखा, विसर्पित क्षेत्रों में जैसे कि यहां पर ये देखा, गाय के खुर के आकार के, गाय का खुर का आकार, ठीक है, इस प्रकार का इसके आकार की झीलों का निर्माण होता है जिसे हम गोखुर झीलें या छाड़न झीलें कहते हैं। नदियां जब मैदानों में प्रवेश करती है तो क्षैतिज अपरदन के कारण बड़े बड़े मोड़ों से होकर प्रवाहित होती है। इन मोड़ों को नदी विसर्प कहते हैं। जब यह घुमाव अधिक हो जाता है तो नदी अपने विसर्प को छोड़कर सीधे मार्ग से प्रवाहित होती है। इस तरीके परिव्यक्त विसर्प में जल भर जाने के कारण निर्मित झीलों को गोखुर या चापाकार या छाड़न झीलें भी कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो यहां पर गोखुर झीलों का निर्माण किस कारण से हुआ? विसर्प के कारण। और जब विसर्प बहुत ज्यादा हो जाता है, जब मोड़ बहुत ज्यादा आ जाते हैं नदी पे, तब वो मोड़ को छोड़ करके सीधी हो जाती है और सीधी होने के पश्चात जहां मोड़ था पहले, ठीक है, जहां जैसे कि हमने यहां पर इस तरीके से बात करें, इस तरीके से यदि कोई नदी बह रही है और यहां पर ये और ज्यादा विसर्पित हो गई तो कुछ समय के पश्चात ये यहां से सीधी चली जाएगी और यह जो क्षेत्र होगा यह गोखुर झील के द्वारा कहलाएगा, गोखुर झील बन जाएगी। ठीक है बच्चों, इस तरीके से बच्चों आज हमने नदी निर्मित स्थलाकृतियों का अध्ययन किया। अगली क्लास में हम भौम जल या भूमिगत जल संबंधित जो स्थलाकृतियां है जिसे कास्ट स्थलाकृति भी कहते हैं उनका अध्ययन करेंगे। धन्यवाद बच्चों।